प्रोग्राम का मॉडर्ना के साथ करार, 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज से इन देशों को मिलेगा लाभ। यूएन समझौते के तहत इसके जरिए गरीब देशों को वैक्सीन का लाभ मिल सकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने जरूरतमंद देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मॉडर्ना एवं टीका प्रवर्तक गावी के साथ सौदे का ऐलान किया है। इसके तहत दवा कंपनी 2022 के आखिर तक मध्यम आय वाले देशों को 50 करोड़ कोरोना टीके की डोज को पहुंचाने की कोशिश करेगी। यूएन समझौते के तहत इसके जरिए गरीब देशों को वैक्सीन का लाभ मिल सकेगा। मॉडर्ना टीके को आपात मंजूरी। सोमवार को घोषित इस अग्रिम खरीद समझौते से महज कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सप्ताह पहले मॉडर्ना टीके को आपात मंजूरी देने की घोषणा की थी। इससे संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रास्ता साफ हो गया। 46.6 करोड़ खुराक अगले साल तक होगी तैयार। गौरतलब है कि इस साल की आखिरी तिमाही से पहले टीकों की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाएगी और सौदे के तहत खुराकों का बड़ा हिस्सा यानी 46.6 करोड़ खुराक के अगले साल तक तैयार होने की योजना है। वहीं बाकी 3.4 करोड़ खुराक इस वर्ष तक मिल जाएगी। सौदे की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं हो पाया है। कई विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का संकट अब तेज होता है, खासकर भारत में मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। मॉडर्ना टीका कोरोना वायरस की भारत में फैल रहे नए वेरिएंट से निपटने में अब तक सबसे प्रभावी साबित हुआ है। जेडीयू में शामिल होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा बोले, अब नीतीश के साथ करेंगे देश और प्रदेश के हित में काम। जेडीयू के हुए आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर करेंगे काम। रविवार को जेडीयू में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासी तकाजा बदल गया है, इसलिए हमने अब देश और बिहार के हित में काम करने का फैसला लिया है। समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब राष्ट्र और राज्य के हित में बिहार में समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। यह वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के साथ विलय का फैसला किया है। अब हम उनके साथ खड़े हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में सीटों के आवंटन सहमति नहीं बनने के बाद वो एनडीए से अलग आ गए थे। उसके बाद न तो उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता का साथ मिला और न ही बिहार विधानसभा चुनाव में। आज नीतीश की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल होंगे आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा। दोपहर 2 बजे जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा। आज दोपहर 2 बजे आरएलएसपी का जेडीयू में होगा विलय। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के करीब 4 माह बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज से नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा में बने रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आज जेडीयू में विलय हो जाएगा। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जेडीयू में आरएलएसपी के विलय को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू सुप्रीमो आरसीपी सिंह समेत जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कार्यालय में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके जेडीयू में शामिल होने के साथ ही पार्टी का भी जेडीयू में विलय हो जाएगा। 2019 में एनडीए से हो गए थे अलग। बता दें कि आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद वो एनडीए से अलग हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुला पाया था। बिहार में एनडीए की बढ़ेगी ताकत, इस दिन आरएलएसपी बन सकती है गठबंधन का हिस्सा। नीतीश से हाथ मिलाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। 14 मार्च को आरएलएसपी का हो सकता है जेडीयू में विलय। बिहार में बढ़ेगा एनडीए का कुनबा। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश भर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जहां वैचारिक मतभेदों के चलते पुराने सहयोगी दल शिवसेना, अकाली किनारा कर रहे हैं, वहीं बिहार में इनका कुनबा मजबूत होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएसएलपी का जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय का मंच तैयार है और 14 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। इस विलय के साथ ही प्रदेश में एनडीए की ताकत में इजाफा हो जाएगा। 14 मार्च को पटना में रालोसपा का चुनावी बेहद बड़ी अंतर माना जा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कोई भी नेता नहीं दिखाई देता जिसे मोदी और शाह की जोड़ी के सामने देशव्यापी विपक्ष का सर्वमान्य नेता स्वीकार किया जा सके। रालोसपा ने जदयू के साथ विलय पर गांधी के नेतृत्व में सभी पार्टियां एक जुट थीं, लेकिन 14 मार्च को पटना में हार के बाद से सभी पार्टियां अलग थलग हो गईं। बैठक के बाद इसके बारे में आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में मिली हार से राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार कर सके। कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव का बैनर करारी हार के बाद उन्हें न केवल हिस्सा बनने का मन बना लिया है, चुनौती दी वरन उन्हें बहुत बड़े
अंतर से हराया भी है। पर जीत नहीं मिली। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी लगाकर साफ सभी राज्य करिश्माई व्यक्तित्व के मामले में वो मिलेगा जवाब भी तरह कम नहीं है। यूं कहीं नीतीश का कुनबा ममता बनर्जी को बताया गया था प्रधानमंत्री करारा जवाब उम्मीदवार, जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि पहले भी सरकार कभी विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाता था, परंतु राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस वक्त स्थितियां कुछ अलग है। जदयू को मजबूत करेगा और राज्य की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण असर तैयार है और संभव है कि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी विधानसभा चुनावों में रालोसपा ने एक अलग गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। 2024 बहुत दूर है और बीच में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं इतिहास का रुख बदल सकती हैं। खास बात यह मिलाकर आज ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी नेता है जो न केवल स्थानीय वरन राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को चुनौती देती है, फिर चाहे वो धारा लाने के बाद इसका ज्यादा फायदा तो या सीए पार्टी को ही होगा। माटी और मानुष का नारा देकर बंगाल को अपनी पास है करने वाली ममता ने 2019 में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, सरकार को मोदी के जादू के सामने को गति देने में भी आसानी होगी। बंगाल में हैट्रिक लगाने के बाद जिस बिहार चुनाव में बड़े विपक्षी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं और एनडीए सरकार में जूनियर पार्टनर है, एक बार हमें नया विपक्ष देखने को मिलेगा और उसके साथ बीजेपी तरह से ममता बनर्जी के हाथ में होगी। बिहार राज्य गरमाई राजनीति तेजस्वी यादव गांधी प्रधान को बताया पद के उम्मीदवार दूसरे बिहार में चढ़ा सियासी ममता बनर्जी का राजनीतिक अनुभव तेजस्वी यादव ने ताकतवर प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाता है। ट्रैक्टर के बाद साइकिल से पहुंचे विधानसभा बंगाल में लेफ्ट को हराकर सरकार बनाने का कारनामा भी कर दिखाया था। ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी। महिला रेल मंत्री का पद संभाल लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। नरसिम्हा राव इसी क्रम में बिहार वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा चुकी है। बिहार विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से पहले मुख्यमंत्री पद संभाल विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को देखना रोचक होगा कि ऐसा कब और किस तरह सहारा लिया तो अलग अंदाज में शेरो शायरी भी की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किए गए बजट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि सरकार बजट का आकार बढ़ाने का दावा करती है लेकिन उसका खर्च ही नहीं कर पाती। वहीं तेजस्वी ने मुकेश साहनी को भी रिचार्ज कूपन कह डाला। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। तेजस्वी ने सदन में एनडीए पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बजट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिली है। बीजेपी के मंत्री भले ही अधिक हैं, लेकिन जेडीयू के मंत्रियों के पास 2 गुना से भी ज्यादा बजट है। तेजस्वी के इस कटाक्ष पर पलटवार करने के लिए जैसे ही मुकेश साहनी उठे, तेजस्वी ने अपने आक्रामक रुख से उन्हें भी चुप करा दिया। तेजस्वी ने मुकेश साहनी को रिचार्ज कूपन कहकर बैठने की सलाह दी। तेजस्वी ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें रिचार्ज कूपन बता दिया। उन्होंने कहा कि आप तो खुद रिचार्ज कूपन हैं, आगे रिचार्ज होंगे कि नहीं किसी को पता नहीं। दरअसल तेजस्वी का इशारा मुकेश साहनी की विधान परिषद सदस्यता को लेकर था। साहनी जिस सीट पर विधान परिषद के लिए चुनकर गए हैं वह उपचुनाव वाली सीट है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और कहते हैं कि इससे समाज के हर एक जाति का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन बजट में स्थिति हास्यास्पद है। बजट सेशन 2 तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। सदन 01 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा सभापति ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक न उड़ाएं। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 01 बजे तक के लिए स्थगित। आज राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने के कुछ समय बाद राज्यसभा को 01 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी ने बजट सत्र को स्थगित करने की मांग की है। हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे से बाज आने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2 के पहले दिन हंगामा सही नहीं है, आप सदन को चलने दें। ऐसा न होने पर मुझे पहले दिन ही कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दोबारा 01 बजे तक के लिए स्थगित। बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने की मांग। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया और कार्यवाही को बाधित किया। विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के सांसदों ने तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग करने के नारे लगाए। शून्यकाल स्थगित करने की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 80 रुपये हो गई है। इसके अलावा रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं। उत्पाद शुल्क लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। यही वजह है आज देश का किसान पीड़ित है। बता दें कि ये सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा और इसमें मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की अलग अलग मांगों को पास कराने पर होगा। इसके अलावा सरकार ने और भी कई विधेयकों को पास कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। बजट सत्र 2 महंगाई और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरेगा विपक्ष।
हंगामे के आसार। डिजिटल मीडिया नियमों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर सरकार संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां संसद को चुनावी मैदान के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की बजट सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर हंगामे के भी आसार हैं। डिजिटल मीडिया। महंगाई के सवाल पर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है और इस मसले पर भी विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। सरकार पास कराना चाहेगी ये बिल। दूसरी तरफ सरकार अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी। मंगलवार से लोकसभा में बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी। इनके अलावा द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को सरकार पास कराना चाहेगी। सरकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार। दूसरी तरफ केंद्र सरकार बजट सत्र 2 का लाभ उठाने की कोशिश करेगी ताकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। हालांकि सरकार को महंगाई के सवाल पर जवाब देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कसा केंद्र पर तंज। कहा, महंगाई से परेशान गरीब लोग लकड़ियों पर बना रहे हैं रोटी। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी जन विरोधी। अब गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं गैस सिलेंडर। सोमवार को राज्यसभा में बजट सत्र दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों ने अब गाड़ियों को चलाना कम कर दिया है। पेट्रोल पंप की पेट्रोल और डीजल की बिक्री 40% तक कम हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग गैस का सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। जहां लकड़ियां उपलब्ध हैं वहां गरीब लोग लकड़ियों पर रोटी बना रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार बहस के लिए तैयार नहीं। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति तितर-बितर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को बदहाली की स्थिति तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। जनता से जुड़ी इन मुद्दों को जब हम उठाना चाहते हैं तो सदन में हमें वक्त नहीं दिया जाता है। हमें ऐसे मुद्दों के लिए वक्त दिया जाए, इसके लिए हम सदन में लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव के लिए असम में बीजेपी का बड़ा दांव। इतने रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल। असम में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी ने चला बड़ा दांव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए तक की कटौती का फैसला। शराब पर भी 25% ड्यूटी घटाई। शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगी नई दरें। देश भर में जहां तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं देश के एक राज्य में बीजेपी ने पेट्रोल की कीमतों में खासी कटौती कर डाली है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच बीजेपी ने देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में पेट्रोल प्राइस 5 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दरअसल इसी वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इसे चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा। चुनावी माहौल में असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए की कटौती की गई है। शराब की कीमतों में कटौती। इतना ही नहीं, वोटरों को आकर्षित करने के लिए असम की बीजेपी सरकार ने शराब की कीमतों में भी कटौती का फैसला लिया है। इसके तहत शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई है। खास बात यह है कि नई दरें और टैक्स शुक्रवार रात 12 बजे के बाद से लागू कर दिए जाएंगे। असम के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने 12 फरवरी को विधानसभा में नई दरों का ऐलान किया। असम में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं। पिछले साल अप्रैल महीने में असम में पेट्रोल पर 5.85 पैसे और 5.43 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी का विरोधी दलों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन उस दौरान सरकार ने दामों को लेकर ना तो कोई कटौती की और ना इस पर सफाई दी थी। लेकिन अब चुनाव का वक्त नजदीक आते ही सरकार के आम जनता की नब्ज पकड़ते हुए इतना बड़ा फैसला ले डाला है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी। असम में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेताओं दौरा लगातार जारी है। हाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन के बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है।
इसके कुछ दिन पहले उन्होंने 2 बड़े अस्पतालों समेत कई प्रोजेक्ट असम को सौंपे थे। वेस्ट बंगाल बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, शाह सहित मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में पश्चिम बंगाल के सभी चर्चित चेहरे शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, रूपा गांगुली, अभिनेत्री पायल सरकार सहित अन्य नाम शामिल हैं। 8 चरणों में संपन्न होगा मतदान। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के दौरान 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण में लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी हल्दिया में पर्चा दाखिल करेगी। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता व नंदीग्राम में ममता के प्रतिद्वंद्वी शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, पायल सरकार, रूपाली गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती जैसे चेहरों को शामिल कर आक्रामक प्रचार का अपना इरादा साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव बरकरार। शहीद मीनार पर शुभेंदु के पहुंचने से पहले टीएमसी का प्रदर्शन। बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी जारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव पहले की तरह बरकरार है। रविवार का नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का शहीद मीनार पर पहुंचने से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जबकि वहां पर शुभेंदु का कार्यक्रम पहले से ही तय था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम के शहीद मीनार पर जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी विरोधी नारे लगाए। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी आज सोनाचुरा के शहीद मीनार जाने पहुंचने वाले थे। वहां पर 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम गोलीबारी में मार गए निर्दोष ग्रामीणों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का उनका कार्यक्रम था। 14 मार्च बंगाल का काला अध्याय। शुभेंदु अधिकारी शहीद मीनार पहुंचते उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। सीएम अपने ट्वीट में कहा है कि आज के ही दिन 14 साल पहले नंदीग्राम गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। उन्होंने शहीद ग्रामीणों को श्रद्धांजलि करते हुए 14 मार्च 2007 को बंगाल के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने तत्कालीन वामपंथी सरकार के कुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि कई निर्दोष लोगों की तो लाश भी नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नंदीग्राम में अपनी जान गंवाने वालों की याद में हम हर साल 14 कृषक दिवस मनाते हैं। 14 साल पहले आज के दिन नंदीग्राम में मारे गए थे निर्दोष ग्रामीण। ममता बनर्जी ने बताया, बंगाल का काला अध्याय ग्रामीणों के सम्मान में लड़ रही हूं नंदीग्राम से चुनाव। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम गोलीबारी में मारे गए ग्रामीणों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर कहा है कि आज के ही दिन 14 साल पहले नंदीग्राम गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। उन्होंने शहीद ग्रामीणों को श्रद्धांजलि करते हुए 14 मार्च 2007 को बंगाल के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। बंगाल के किसान हमारी शान। ममता बनर्जी ने तत्कालीन वामपंथी सरकार के कुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि कई निर्दोष लोगों की तो लाश भी नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नंदीग्राम में अपनी जान गंवाने वालों की याद में हम हर साल 14 मार्च को कृषक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसानों को कृष्ण रत्न पुरस्कार देते हैं। बंगाल के किसान हमारी शान हैं। हमारी सरकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। नंदीग्राम का प्रत्याशी होने पर गर्व। ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम के भाइयों और बहनों के सम्मान में मैं वहां से चुनाव लड़ रही हूं। इस ऐतिहासिक स्थान से उम्मीदवार होने पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ और शहीद परिवारों के सदस्यों के साथ रहना और काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मिथुन दा से बात करूंगा। अब तक की बातचीत में मिथुन दा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। बीजेपी शुभेंदु के बाद कुछ और चर्चित चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उलटफेर का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अभी तक की बातचीत में मेरी मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इसके बावजूद अगर उन्हें चुनाव लड़ाने का निर्णय लेती है तो मैं मिथुन दा से इस बारे में बात करूंगा, साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करूंगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारकर विधानसभा चुनाव में भरपूर रोमांच पैदा कर दिया है। शुभेंदु ने आज बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पर्चा भी दाखिल कर दिया है।
अब बीजेपी बंगाल विधानसभा की कुछ और सीटों पर प्रदेश के चर्चित चेहरों का उतारकर टीएमसी के खिलाफ चुनावी लीड लेने का प्रयास करेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नीति पर अमल की योजना बनाने में जुटी है। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन दा को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा भाजपा नेतृत्व पर साधा निशाना। केंद्र का मकसद हर स्तर पर चुनाव जीतना है। देश आज विकट स्थिति में है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 वेस्ट बंगाल चुनाव 2021 को लेकर में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी सियासी टकराव के बीच बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के तत्काल बाद उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश विचित्र स्थिति में पहुंच गई है। राजनीति में अभी तक हम लोग सोचते रहे कि लोकतांत्रिक मूल्यों, भाईचारे, देश की अखंडता, सबको साथ लेकर चलने के मुद्दे कोई नहीं भटकेगा, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार को इन लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का मकसद हर पर चुनाव जीतना है। यह स्थिति देश के लिए चिंताजनक है। चंद्रशेखर और वाजपेयी कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री। बता दें कि यशवंत सिन्हा पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कैबिनेट में मंत्री रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वित्त और विदेश मंत्री रहे। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद उनकी नई बीजेपी नेतृत्व से नहीं बनी और उन्होंने बीजेपी का छोड़ दिया। पिछले कुछ नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर रोज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें लेकर आते हैं। दोस्तों, जहां देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर ने हड़कंप मचा दिया है, इसे देखते हुए देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कुछ राज्यों में इसे लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। वहीं आज देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, देश में एक से बढ़कर एक बड़ी खबरें सामने आ रही है, तो आइए आपको बताते हैं कि करके देश की सभी 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे साथ सभी खबरें एकदम आखिर तक। तो आइए जानते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। पिछले 24 घंटों में भारत में पहली बार कोरोना से हुई 3000 से अधिक मौतें, वहीं दर्ज किए गए कुल 3,60,960 नए मामले। और देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। और उत्तराखंड में नया नियम लागू, मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना और फिर दिए जाएंगे 4 मास्क। और बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, आज सीजीएम की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। साथ ही दिल्ली में अब जीएनसीटीडी बिल लागू, केजरीवाल सरकार को किसी भी फैसले से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी जरूरी। और भारत में कोरोना से एक दिन में 3000 से अधिक मौतें, अब सीधे 150 जिलों में लग सकता है कभी भी सख्त लॉकडाउन। जिसको हुआ कोरोना, उसके बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर करेगी केजरीवाल सरकार, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से होगी पहचान। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से किया हाथ जोड़कर अनुरोध, कहा कृपया यूपी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएं। मैंगलोर में मनाया गया ब्रह्म लक्षोत्सव, उड़ी सभी कोरोना नियमों की धज्जियां। और इसी के साथ हाईकोर्ट की केजरीवाल को फटकार, कहा नहीं संभाल पा रहे तो बता दें, अब केंद्र सरकार को देंगे जिम्मेदारी। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीपीई किट पहनकर शख्स ने बारात में लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। और अब कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन व क्वारंटाइन की सुविधा देगा ओयो। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें, 24 घंटे में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए मामले। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने अब तक सबसे ज्यादा 895 लोगों की ली जान, वहीं दर्ज किए 66,538 नए मामले। और सड़क मंत्री गडकरी ने दी चेतावनी, देशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए रहना चाहिए तैयार। आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी को ठहराया दोषी, मढ़े कई आरोप। अगले महीने मई में बैंक कुल मिलाकर 12 दिन रहेंगे बंद। सोनू सूद ने ऑनलाइन किया फ्री कोरोना कैंपेन, अब घर बैठे करा सकेंगे कोरोना टेस्ट और ले सकेंगे डॉक्टर्स की सलाह। आईटीबीपी के 149 जवान हुए कोरोना से संक्रमित। शेयर बाजार में तेजी, 122 अंकों की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स।
साथ ही दिल्ली में 5 स्टार होटल में ठहरेंगे कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर। और बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कोरोना मरीजों के लिए बांटे 100 ऑक्सीजन सिलेंडर। वहां राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार, 1 लाख पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। साथ ही इंदौर में फिर हुई कोरोना की वापसी, 24 घंटे में मिले 1811 नए मामले। और यूपी के मेरठ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने दबोचे 3 बदमाश। में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, टीका लगाने का काम किया गया बंद। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर 2 सप्ताह के लिए किए गए सील। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका, 6.4 बताई गई तीव्रता। प्रधानमंत्री ने असम में भूकंप के बाद सीएम सोनोवाल से की बात, मदद का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में मिले 16,403 नए केस, हुई 73 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 15,830 नए केस आए सामने, हुई 77 लोगों की मौत। अब केंद्र से हरियाणा को मिलेगी ज्यादा ऑक्सीजन, 162 एमटी से बढ़ाकर 232 एमटी हुआ कोटा। महाराष्ट्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। ऑक्सीजन की कमी से किशोरी की मौत, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बाइक पर शव रखकर ले गया पिता। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा, भारत आईपीएल खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को वापसी के लिए खुद इंतजाम करना होगा, हमसे उम्मीद ना करें। मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है ताइवान, मदद के लिए है तैयार, बोली राष्ट्रपति साई इंग। मास्क न पहनने को लेकर थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगाया गया मोटा जुर्माना। कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को 50 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। भारत को कोरोना में मदद के लिए 500 वेंटिलेटर और 10 लाख सर्जिकल मास्क भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी की चाची का कोरोना के इलाज के दौरान गुजरात के एक अस्पताल में हुआ निधन। गुजरात में 29 अप्रैल से लगा आंशिक लॉकडाउन, 29 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, ज्यादातर चीजें रहेगी बंद। श्रीलंका का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहन सकेंगे बुर्का, लगाया बैन। अब सर्दी बुखार की तरह गोली खाने से ठीक हो जाएगा कोरोना, अमेरिकन डॉक्टर्स बोले अगले साल आ जाएगी दवा, बस तब तक हौसला रखें। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज कमिंस ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भारत को दे दिए 40 लाख रुपए। दिल्ली में अब चिता के लिए कम पड़ने लगी लकड़ियां। गुरुग्राम में अस्पताल से शमशान तक बुरा हाल, पार्किंग में जलाने पड़ रहे हैं शव। शिमला के होटल कारोबारी ने पेश की मिसाल, घाटे के बीच कोरोना संक्रमितों को फ्री खिला रहे खाना। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे अधिक 201 लोगों की मौत, 5,214 मरीजों की हालत गंभीर। कनाडा सरकार का ऐलान, भारत को कोरोना से लड़ने के लिए देगा 75 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में 15 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, आज हो सकता है फैसला। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में एक फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। कंगाली की मार, पाकिस्तान के पास बचा केवल 3 हफ्ते का आटा। वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिख रहा है कोरोना का असर, यात्रियों की संख्या में आई कमी। अब कोरोना वायरस टेस्ट कराने के बाद हर 5वां व्यक्ति निकल रहा है पॉजिटिव, 21% हो चुकी है देश की पॉजिटिविटी रेट। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हर दिन ये खबरें अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो सोच क्या रहे हैं, अभी नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी हर खबर मिलती रहे। धन्यवाद। टेलीविजन पत्रकारिता के जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया।
कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है। आपको बता दें, रोहित सरदाना ने देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। रोहित सरदाना अपने सवालों और बोलने के तरीकों से लोगों के दिलों में बसते थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि रोहित सरदाना की हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। आपको बता दें कि साल 2018 में रोहित सरदाना को गणेश विद्यार्थी अवार्ड से नवाजा गया था। भले ही कोरोना की वजह से आज रोहित सरदाना इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे और लोगों की मदद कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अस्पताल में बेड, रोहित सरदाना अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से एक दिन पहले तक रोहित सरदाना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई थी। वहीं इससे पहले 28 अप्रैल को प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। रोहित सरदाना के साथ काम करने वाले पत्रकारों का कहना है कि वो एक जुनूनी पत्रकार थे और बहस को भी एंजॉय करते थे। रोहित सरदाना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। टेलीविजन पत्रकारिता के जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है। आपको बता दें, रोहित सरदाना ने देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। रोहित सरदाना अपने सवालों और बोलने के तरीकों से लोगों के दिलों में बसते थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि रोहित सरदाना की हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। आपको बता दें कि साल 2018 में रोहित सरदाना को गणेश विद्यार्थी अवार्ड से नवाजा गया था। भले ही कोरोना की वजह से आज रोहित सरदाना इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे और लोगों की मदद कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अस्पताल में बेड, रोहित सरदाना अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से एक दिन पहले तक रोहित सरदाना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई थी। वहीं इससे पहले 28 अप्रैल को प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। रोहित सरदाना के साथ काम करने वाले पत्रकारों का कहना है कि वो एक जुनूनी पत्रकार थे और बहस को भी एंजॉय करते थे। रोहित सरदाना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। 4 लाख के पार 24 घंटे में देश में 4,01,911 नए केस। लगातार तीसरे दिन 3500 से भी ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में 3,521 लोगों की जानलेवा वायरस से गई जान और एक दिन में 2,98,000 से ज्यादा लोगों के डिस्चार्ज होने की खबर। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल में हालात बेकाबू। 4 राज्यों में दिया जाएगा कोरोना के टीका और गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में आज से वैक्सीनेशन। राजस्थान के करीब 11, गुजरात के करीब 10 और यूपी के करीब 7 जिलों में वैक्सीनेशन का तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। जिन लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें ही पहली डोज दी जाएगी। और महाराष्ट्र में आज वैक्सीन उतने ही लोगों को दी जाएगी जितना राज्य के पास उनका स्टॉक है। और प्रदेश में 9 करोड़ लोगों में से महज करीबन 1.50 जो करोड़ लोगों को अभी तक टीका लग सका है। इससे पहले स्टॉक की कमी की वजह से मुंबई में वैक्सीनेशन 3 दिनों के लिए बंद की गई थी।
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। देश में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। हर रोज कई लोग कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है और कहा है कि इस त्रासदी में वे अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते कहा है कि इलाज की कमी के चलते अपने प्रियजन को खो रहे देशवासियों को मेरी संवेदनाएं। इस त्रासदी में आप अकेले नहीं हैं। देश के हर राज्य से प्रार्थना एवं सहानुभूति आपके साथ है तो आस है। राहुल गांधी का ये ट्वीट ऐसे समय सामने आया है जब भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 3,498 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31,70,228 हो चुकी है। देश में गुरुवार को संक्रमण से 2,97,540 लोग ठीक भी हुए हैं। नए मामलों के आने के बाद देश में संक्रमण के कुल केस की संख्या 1,87,62,976 हो गई है, जिसमें से 1,53,84,418 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये कुल संक्रमित मामलों का करीब 81.99% है। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31,70,228 हो चुकी है, जो कुल मामलों का 16.90% है। और देश में कोविड-19 के कारण अब तक 2,08,330 लोगों की मौत हो गई है। नए मामलों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 66,159 केस, केरल में रिकॉर्ड 38,607 मामले, उत्तर प्रदेश में 35,156, कर्नाटक में 35,024 और राजधानी दिल्ली में 24,235 नए केस शामिल हैं। देश में लगातार 9वें दिन 3 लाख से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यह इस समय की सबसे बड़ी दुखद खबर। पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। रोहित सरदाना के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इसी बीच कई नेताओं ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, रोहित सरदाना ने हमें बहुत जल्द छोड़ दिया है। ऊर्जा से भरपूर भारत की प्रगति को लेकर अग्रसर एक अच्छे इंसान को हमने खो दिया है। उनके असामयिक निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ी जगह खाली कर दी है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। रोहित सरदाना के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अमित शाह ने लिखा है कि रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है। उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया है। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। रोहित सरदाना के निधन पर स्मृति ईरानी ने भी शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि पत्रकारिता जगत के प्रतिभावान और लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओम शांति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने टीवी पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। शत शत नमन एवं भावांजलि। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम केजरीवाल ने बताया है कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है। अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कल या परसों तक आ जाएगी। कल या परसों सबसे पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी उनके पास टीके उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, सरकार विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी लोगों को दे देगी। उसके तहत ही लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए। केजरीवाल ने बताया कि दोनों वैक्सीन कंपनियां 67 लाख डोज दिल्ली सरकार को देगी। अगले 3 महीने में वैक्सीन की सभी डोज उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों को कहा गया है। केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि अगले 3 महीने में पूरी दिल्ली के लोगों को टीका लगा दे। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर भी ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कंपनियां हमें वैक्सीन कब देंगी। केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि अभी कल आप टीका लगवाने के लिए लाइन में मत लगना। सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर सभी दिल्ली वासी सहयोग करेंगे तभी हम अगले 3 महीने में सबको टीका लगा पाएंगे। यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है।
आपसे बस यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों में टीकाकरण केंद्र पर भीड़ मत लगाना। दिल्ली सरकार सभी को वैक्सीन लगाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों और ध्वस्त होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दिल्ली सरकार को उनके ही एक विधायक ने तगड़ा झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दिल्ली में कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार आम जनता और न्यायपालिका के निशाने पर तो है ही, उसके अपने ही विधायक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। दिल्ली के पुराने नेताओं में से एक और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मटिया महल विधानसभा से विधायक शोएब इकबाल का कहना है कि उन्हें आज दिल्ली की हालत देखकर रोना आ रहा है। शोएब इकबाल ने कहा है कि मेरा दिल मचल रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। जिस तरह से लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा एक दोस्त उस वक्त तड़प रहा है अस्पताल में, उसके पास ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर है। मेरे पास रात से ही उसका पर्चा पड़ा है, उसे मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ से ला कर दूँ, कहीं उसे कुछ हो न जाए। आप विधायक शोएब इकबाल ने कहा है कि उनके दोस्त की बच्चियां तड़प रही हैं, उसे न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विधायक ने कहा है कि पैसा है लेकिन इसके बावजूद उसे ना अस्पताल मिल रहा है और ना दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके एमएलए होने पर फक्र की जगह बेइज्जती महसूस हो रही है क्योंकि सरकार साथ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इतना वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद ये सब हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने कहा है कि इस आपदा में किससे संपर्क किया जाए किससे नहीं, ये तक नहीं पता है कि कौन नोडल ऑफिसर है या किसकी क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करे, वरना जैसी स्थिति यहाँ पर है सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। शोएब इकबाल ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम ने शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ही आइसोलेट रहते हुए दिनचर्या पूरी कर रहे थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और महामारी के नियंत्रण की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत। यहाँ लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी के जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दावा किया था कि वे आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 से मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे। अब यह भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में 5 एजेंडा कौन कौन से बड़े एजेंडाज होंगे। पीएम की बैठक में 5 बड़े एजेंडाओं के कारण बिगड़ने के हालातों पर चर्चा होगी। कोरोना के हालात जो हालात बिगड़े हैं उस पर चर्चा होगी। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों को जनता के बीच जाकर मुद्दों को सुलझाने का आदेश संभव है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। देश में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर समीक्षा की जाएगी। कौन कौन सी चीजें कम है, रेमडेसिविर और कालाबाजारी पर नकेल के लिए सख्त आदेश दिए जा सकते हैं। ये 5 सूत्रीय एजेंडा है जिसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन अभी मंजर डरावना है। देखिए कोरोना पर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा नए केस। देश में एक दिन में वायरस से 3501 लोगों की हुई मौत। पहली बार
दिन में 2,91,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना के 31,64,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हालात बेहद खतरनाक। और हालात को देखने के लिए, समझने के लिए 8 तस्वीरें हम आप तक को दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में 66,159 नए केसेस आए हैं। वहीं केरल की अगर बात करें 38,607 नए केस। कर्नाटक में करीबन 35,024 नए केस। उत्तर प्रदेश में 35,104 नए केस। इस बीच एक बड़ी खबर है, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उनकी बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री परिषद का मंथन चल रहा है कोरोना को लेकर, और कैसे रोका जाए इसके रोडमैप पर चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन और दवाओं के संकट पर भी इस बैठक में बातचीत हो रही है। सीधे अमोद राय के पास चलते हैं। अमोद जी, ये मीटिंग 11 बजे से शुरू हुई है। काफी इस बड़ी बातें इस मीटिंग में चर्चा में शामिल हैं। अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इस मीटिंग के बारे में? देखिए गौरव, इस बैठक में सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन जो तैयार किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको दिखाया जाएगा। सबको बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या क्या काम किए हैं और कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स है, उसको कैसे पूरा किया गया और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी बात, जो इस पूरे कोरोना के लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबको वैक्सीन मिले। तो अब तक जो 45 साल के से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था, उसके बाद अब जब 18 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, तो उसमें किस तरह से लोगों को उत्साहित करना है और उनको कतार तक ले जाना है, और इसमें ज्यादा भीड़ न लगे। बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं, उन्होंने वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा उठाया है, तो क्या उस पर भी बात हो रही है इस मीटिंग में? देखिए, वैक्सीन शॉर्टेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात जग जाहिर है और सब कोई जानता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने बड़े देश की इतने बड़ी जनसंख्या को लगाना है, वैक्सीन निर्माण कंपनियां वैक्सीन जरूर देंगी, या दे ही रही हैं, अगले 1-2 दिन में पूरा भी कर देंगी, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 45 से ज़्यादा के संख्या आयु के लोग थे, उनको एक बार वैक्सीन दिया ही जा रहा है और उसमें कहीं भी अभी तक गड़बड़ी नहीं हो रही है। लेकिन 18 साल वाले को शायद 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 13 मार्च 2021, दिन शनिवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई अब बिल्कुल फ्री होगी। आखिर किन किन राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए ये नई स्कीम है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा बुजुर्गों को अब हर महीने 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की एक नई घोषणा निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों, फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। आखिर दोस्तों कहां पर 31 मार्च 2021 तक फिर से लॉकडाउन लग चुका है, किन किन राज्यों में, जानेंगे एक एक करके। आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की। देखिए, मोदी सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया, नाम है इसका मेरा राशन मोबाइल ऐप, और इससे राशन कार्ड धारकों को कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अब राशन पाना और भी आसान होगा, क्योंकि सरकार ने मेरा राशन ऐप करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ही आज मेरा राशन करके एक नया ऐप लॉन्च किया, और इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के जितने भी लाभार्थी है ना, उनको इस ऐप का फायदा मिलेगा डायरेक्टली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों में वन नेशन वन लागू होने को है, और इस स्कीम के तहत देश भर की 86% आबादी को इस स्कीम के दायरे में जोड़ा जाएगा। अब इस ऐप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी देख सकते हैं आप। अपने आसपास सही कीमतों वाली दुकान जान पाएंगे आप, मतलब कि सहकारी दुकान पर किस पर गेहूं, चावल वगैरह, शक्कर, जो भी राशन है वो सबसे सस्ता किस पर मिल रहा है ये देख पाओगे। इसके अलावा खाद्यान्न पात्रता की जांच कर पाओगे, हाल ही में किए गए ट्रांजेक्शन को देख पाओगे, आधार कार्ड से सीडिंग स्टेटस को भी देख पाओगे। प्रवासी मजदूर अपना माइग्रेशन डिटेल्स ऐप के जरिए भी रजिस्टर कर पाएंगे। मेरा राशन ऐप फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल है, बहुत जल्दी ये 14 भाषाओं में उपलब्ध होगा, तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अच्छा, ऐप की जब बात हो रही है तो और एक खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट है कि निवेशकों को मिलेगी सहूलियत। केंद्र सरकार लॉन्च करने जा रही है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल करके एक नया देश में पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार देश में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू निवेशकों की मदद करने के लिए जल्द ही आत्मनिर्भर निवेशक मित्र करके एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी। कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ने कल ही ये बात की जानकारी दी है।
ये पोर्टल 1 मई 2021 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो महाराष्ट्र में वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उसको लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आ चुका। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC की प्रारंभिक परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली CMO महाराष्ट्र की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। पहले 14 मार्च को होनी थी ये, लेकिन पोस्टपोन कर दिया, इसको अब 21 मार्च को होगी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, हरियाणा राज्य का बजट जारी हो चुका और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कल ही हरियाणा राज्य का जो बजट अनाउंसमेंट किया गया, उसमें कई सारी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। एक तो 9वीं से 12वीं तक के शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी अब हरियाणा राज्य में। इसके अलावा देखिए, बुजुर्गों की पेंशन अब 2500 रुपए मिलेगी। हरियाणा में टैक्स फ्री बजट अनाउंस किया गया। बजट की कुछ प्रमुख बड़ी बातें और पॉइंट्स हाइलाइट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग में 350 डॉक्टर और 60 दंत चिकित्सक के नए पद आएंगे। जिला अस्पतालों में कम से कम 200 बेड की सुविधा मिलेगी, वगैरह वगैरह। और भी कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। सरकार इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए हर खेत स्वस्थ खेत करके एक नया अभियान भी चलाएगी। इसका मकसद ये होगा कि खेती की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार इस पर काम करेगी अब। इसके अलावा हरियाणा में 50,000 युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी मिलेगी। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि गाँव की गलियों वगैरह में भी 6000 सोलर LED लाइट लगाई जाएंगी और 12 वाट की 5000 LED सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। CCTV कैमरा वाली 1000 हाई मास्ट LED सोलर लाइट भी लगाई जाएंगी। वहीं 7 जिलों में बनेंगे समेकित सैनिक सदन वगैरह भी बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया दोस्तों की जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है और अगर उनके घर में 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल जमीन वगैरह है, तो उन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद यानी कि आर्थिक मदद भी सरकार देगी। तो ये कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं रही है हरियाणा बजट को लेकर। और भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो हरियाणा बजट के ऊपर अलग से डाल दूंगा 2-3 मिनट का, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, इस राज्य में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी घोषणा की गई है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल में रखनी होगी ये खाली जगह। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, राइट। और इसी बीच दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली के मॉल, सिनेमा हॉल वगैरह जितने भी कॉमर्शियल अपार्टमेंट जगह है ना, जितनी भी इमारतें हैं ना, उनके मालिकों को ये आदेश दे दिया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए कम से कम 5% पार्किंग स्पेस रिजर्व करके रखें, क्योंकि दिल्ली में अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे और इसीलिए मॉल वगैरह में यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस रखा जा रहा है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अच्छा वो हरियाणा बजट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, उसमें दोस्तों एक और ऐलान ये किया गया कि एक तो किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपए का अलग से बजट निकला है। इसके अलावा हरियाणा में भी जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में फिल्म सिटी बन रही है ना, वैसे हरियाणा में भी 2 फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी राज्य में फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। इसके तहत पिंजौर और गुरुग्राम हरियाणा में इन 2 जगहों पर फिल्म सिटी बनाने की सरकार की योजना है। अच्छी बात है, इससे फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और अब अपन बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, महंगे घर, जमीन और ऑफिस को सस्ते में खरीदने का मौका आपके पास ये सरकारी बैंक मौका दे रहा। दरअसल केनरा बैंक जो है ना हमारे देश का, वो पूरे भारत में 2000 से भी ज्यादा संपत्तियों की ई नीलामी करने जा रहा। ये केनरा बैंक का ई नीलामी का ई ऑक्शन जो है वो 16 मार्च और 26 मार्च को होगा, ठीक है ना। अगर आप भी देश में अलग अलग जगहों पर संपत्ति, प्लॉट, मकान, दुकान, बिल्डिंग्स, मॉल वगैरह कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप आसानी से इन 2 तारीख को ई नीलामी लगा सकते हैं, 16 मार्च और 26 मार्च को, ठीक है ना। पूरे देश में भारत में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा संपत्तियां नीलाम हो रही हैं। ये कौन सी संपत्तियां होती हैं आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग लोन लेते हैं अपनी संपत्ति के एवज में बैंकों से कागज वगैरह रख करके, और अगर वो लोन पे करने में काबिल नहीं होते हैं ना, तो फिर बैंक उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करता है, राइट। तो ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो उसी कंडीशन वाली है जिन्हें आप आसानी से थोड़ा सस्ते में ले सकते हैं। अच्छा अगली खबर देखिए, होली पर अगर आपने गांव वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो ज्यादा दूरी से हैं, तो आप मात्र 999 रुपए में हवाई सफर भी कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया कंपनी जो है ये आपके लिए ऑफर लेकर आई है। 999 रुपए में, केवल 999 रुपए में आप अपना एयर टिकट बुक कर सकते हैं और हवाई यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा हवाई सफर को लेकर और एक खबर देखिए, स्पाइस जेट कंपनी जो है ना, उसने एक नई सुविधा शुरू की है, कोरोना जांच की, कोरोना टेस्ट की सुविधा। और अब अगर आप स्पाइस जेट से सफर करते हो, इस दौरान 299 रुपए में आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये सुविधा आपको घर बैठे भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको एयरलाइन का पैसेंजर होना जरूरी है।
दरअसल स्पाइस जेट कंपनी ने अपने पैसेंजर्स के लिए 299 रुपए में कोरोना टेस्ट करने की सुविधा दी है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स अब आप व्हाट्सएप पर भी देख पाओगे। जल्दी ये नया फीचर आपको मिल जाएगा, इसकी टेस्टिंग अभी जारी है, यानी कि व्हाट्सएप पर अब आप इंस्टाग्राम रील्स के जितने भी शॉर्ट वीडियोस वगैरह होते हैं ना, उनको देख पाओगे बहुत जल्द, है ना। अच्छा, साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, एक तो 25 मार्च से दिल्ली सरकार जो है वो घर घर राशन योजना शुरू करने जा रही है। लाइन लगने से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल आखिरकार उसकी तारीख आ ही चुकी है। आपने सुना तो होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो घर पर अब राशन की डिलीवरी करेंगे। इस तरह की नई योजना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कब से करेंगे तो अब ये फाइनल तारीख आ चुकी है। 25 मार्च से ही राजधानी दिल्ली में लोगों के घर पर राशन डिलीवर होना शुरू हो जाएगा और इससे राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा लोगों को। तो ये वाकई में दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। ऐसी सुविधाएं दूसरे राज्य सरकारों को भी करनी चाहिए, राइट। और साथ ही अगली खबर देखिए, ESIC के 1.35 करोड़ मेंबर्स को मिलेगा कैशलेस इलाज। सरकार ने ये ऐलान कर दिया। जहां अगर आप भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी वगैरह जो कोई भी जॉब वगैरह करते हैं और अगर आप अपनी सैलरी से ESIC कटवाते हैं ना, तब आपको इन सुविधाओं का फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कल ही बताया दोस्तों की कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की हेल्थ स्कीम और आयुष्मान भारत योजना के कन्वर्जेंस को लॉन्च करते हुए उनका यह कहना कि अब 113 जिलों के 1.35 करोड़ लोग लाभार्थी कैशलेस इलाज करा पाएंगे। इस योजना से जहां पर ESIC स्कीम की सुविधा नहीं है ना, वहां भी लाभार्थियों का इलाज हो सकेगा। केंद्रीय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दोनों स्कीमों के विलय को हेल्थ सर्विस के लिहाज से एक बड़ा कदम उठाया है, तो कर्मचारियों को जल्दी बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से एक सुझाव दिया गया है कि परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वालों के लिए पंजाब और हरियाणा में सेफ हाउस मुहैया कराया जाए। बहुत से ऐसे लड़के लड़की होते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इसके करते हैं, लव करते हैं और फिर उनके घर वाले उनकी शादी नहीं कर रहे होते तो वो भाग जाते हैं, भाग कर कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं, राइट। लेकिन फिर उनके परिवार वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो वे क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ऐसे कपल को जान से ही मतलब धमकी देते हैं वगैरह, आप समझ गए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को, ऐसे लवर्स को ये कहें तो अच्छा होगा, सुरक्षा देने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों की जो घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं ना, ऐसे जोड़ों की सुरक्षा की जाए। सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए, ऐसे सेफ हाउस बनाने चाहिए, है ना। और चलिए बात करें अगले अपडेट में मौसम समाचार को लेकर। सबसे बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। कल ही दोस्तों गुरुग्राम में आकाशीय बिजली गिरी और उससे 4 लोग झुलस गए। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में। ये देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि किस तरह से वो पेड़ के पास जो 3-4 लोग खड़े थे, फिर अचानक से बिजली चमकती है और चारों लोग एक साथ धड़ाम से गिर जाते हैं। मतलब ऐसे हल्की हल्की बारिश में भी आप प्लीज बाहर ना निकलें। आजकल बिजली गिरने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको मौसम का अलर्ट बताता रहता हूँ। अब कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है तो खबर आप देख सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में बारिश का अनुमान तो है ही। इसके अलावा 12 राज्यों में आंधी चलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, मथुरा सहित 10 जिलों में पलटेगा मौसम, आंधी और बारिश का अलर्ट चाहिए। और हाँ दोस्तों, केवल उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली, NCR सहित देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। ये आप देख सकते हैं 13 मार्च 2021 का आज संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश मतलब, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, इनके कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी 13 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी भारत में हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप। और ऐसे बारिश हल्के फुल्के के सीजन में भी आप बाहर ना निकले, प्लीज घर पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बिजली वगैरह गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। चलिए साथ ही फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। आज फिर सस्ता हुआ सोना चांदी। लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? जी हाँ, तो सराफा बाजार में सोने के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना जो है वो 79 रुपए सस्ता होकर 44,601 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 110 रुपए प्रति किलो की मजबूती के साथ 66,480 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। ओके, और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह को लेकर क्या कुछ स्टेटस और अपडेट चल रहा है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर अपडेट है। महाराष्ट्र में बड़ा कोरोना का संकट और अकोला में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। तो वहीं पुणे में फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। जहां बड़ी खबर देखिए, फिर डराने लगा कोरोना, कहीं लॉकडाउन तो कहीं पूरा का पूरा इलाका ही सील कर दिया गया। इन राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर से टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य ऐसे जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से एक बार पाबंदियों की शुरुआत कर दी है।
जी हाँ, और बढ़ते कोरोना संकट के मामलों को देखते हुए देखिए, एक तो महाराष्ट्र के अकोला जिले में 15 मार्च तक फुल लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र पुणे में जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश भी दिया। और इतना ही नहीं, पंजाब के भी कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। हालात देखिए, मतलब दोस्तों कई सारे राज्य हैं जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। किन किन राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। ये 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखिए खबर दोस्तों, महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अकोला में लॉकडाउन तो लग ही चुका है और पुणे में नाइट कर्फ्यू हो ही चुका है। लेकिन इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, तो इसको लेकर अपडेट आ रहा है। एक तो पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दरमियान सब कुछ दुकानें वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट वगैरह को भी 50% क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का खैर इतना चल रहा है कि एक दिन में 14,000 से ज्यादा केस देखे गए और अभी महाराष्ट्र के पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी तैयारियां चल रही हो सकती है, ऐसा अपडेट आ रहा है। वहीं कोरोना पर और एक खबर देखिए, कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए कोरोना टीकाकरण का खर्च उड़ाएगा अब HDFC बैंक। 1 लाख से ज्यादा इसके जो कर्मचारी HDFC बैंक के, उनके परिवार वालों को भी फायदा मिलेगा, उनको खुद को भी फायदा मिलेगा। फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, और एक अपडेट है कि IT कंपनी कॉग्निजेंट ने भी अपने 2 लाख कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण फ्री में करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज ने ये सुविधा दी है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताए थे कुछ नाम वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में रविवार अथवा सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो रही है, यानी कि नाइट कर्फ्यू लागू करने की प्लानिंग मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर में भी बन रही है। हालांकि देखते हैं अब 1-2 दिन में ऑफिशियल अपडेट क्या था, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों पर ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,33,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,99,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि कुल भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। ओके, अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। फटाफट से अपडेट आप देखिए। एक तो दोस्तों फेसबुक यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, अब आप 1 मिनट का वीडियो बना करके भी फेसबुक से कमाई कर सकेंगे। जी हाँ, इतने दिन फेसबुक पर वीडियो से अगर आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन वगैरह, तो इसके लिए वीडियो लंबा डालना पड़ता था, राइट। लेकिन अब फेसबुक पर सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना करके भी आप उससे रेवेन्यू कमा पाओगे। ये फेसबुक ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। और साथ ही अगली खबर देखिए, इंजीनियर बनने के लिए जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। AICTE की तरफ से बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। दरअसल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने कोर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। नए फैसले के मुताबिक अब 12वीं क्लास में मैथ्स या फिजिक्स की पढ़ाई बिना किए वाले छात्र भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इतने दिन मतलब कि 12th मैथमेटिक्स या फिजिक्स कंपलसरी था, राइट। लेकिन अब नए एकेडमिक ईयर 2021-22 से ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी और इसमें मतलब कि अगर आपके आर्ट्स वगैरह भी है ना, तो भी आप आगे जाकर के बीटेक कर पाओगे। नए नियम जो है ये 21-22 से यानी कि इसी साल से लागू माने जाएंगे। तो ये वाकई में AICTE की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। इससे स्टूडेंट्स को नई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। MP में 30,000 से ज्यादा शहीदों के लिए युद्ध स्मारक स्थापित किए जाएंगे, मतलब उनकी याद में। अभी हमारे देश में जो आजादी के 75 साल पूरे होने का जो कार्यक्रम और जश्न मनाया जा रहा, इसी मौके पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई है कि मतलब जो 30,000 से ज्यादा शहीद है ना, उनके लिए युद्ध स्मारक बनाया जाए। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, पुडुचेरी में पहली से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और 10वीं 11वीं के छात्रों को भी राहत दी गई है। दरअसल पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केंद्र शासित प्रदेश में पहली से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को एकेडमिक वर्ष में उत्तीर्ण घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी आखिर दे ही दी है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो एग्जाम वगैरह नहीं हो पाया ना, तो अब इस साल पहली से लेकर 9वीं तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, स्पॉटिफाई जो म्यूजिक ऐप है ना, उसका नया अपडेट वर्जन आ चुका, कंपनी ने जारी कर दिया और अब आपको 12 भारतीय भाषाओं में इसका सपोर्ट मिलेगा। ओके, साथ ही अगला खबर देखिए, JEE मेन एग्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों। मार्च सेशन परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और कई सारी चीजों पर इसमें रोक भी लग चुकी है, जैसे कि JEE मेन परीक्षा के लिए जारी ड्रेस कोड के मुताबिक एक तो उम्मीदवारों को बड़े और मोटे सोल वाले जूते पहनने की मना है। इसके अलावा जो उम्मीदवार धार्मिक कारणों से कोई विशिष्ट ड्रेस या फिर कड़ा कृपाण पहनते हैं तो उन्हें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और अधिकारियों को इस बारे में सूचित करना होगा। इसके अलावा गहने वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हैंडबैग, वॉच वगैरह ये ले जाने पर रोक रहेगी। और भी ऑफिशियल गाइडलाइंस जो आप JEE मेन के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जारी हो चुकी है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से अच्छा अपडेट है। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 को लॉन्च कर दिया, जो कि हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन की जानकारी हमारे
भारत तक पहुंचाएगा, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, राज्य सरकार में कार्यरत शख्स नहीं बन सकता है चुनाव आयुक्त। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का सीजन चल रहा है और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरी करने वाला या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति राज्य के चुनाव आयुक्त के तौर पर काम नहीं कर सकता। क्योंकि आप मीडिया में ऐसी खबरें देखी होंगी दोस्तों की बहुत बार ऐसा जो पक्ष विपक्ष की पार्टियां जो होती है जैसे कि कांग्रेस वगैरह, ये बीजेपी पर इल्जाम लगाती हैं कि मतलब कि चुनाव के शेड्यूल और प्लेसेस वगैरह जो हैं वो इनके हिसाब से बना दिए गए, इनके हिसाब से निकाले गए, चुनाव की व्यवस्थाएं जो इनके हिसाब से की जा रही हैं, मतलब बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि उनका कहना यह होता है कि चुनाव आयुक्त ही इनका है वगैरह वगैरह। तो अब चुनाव आयुक्त जो है ना वो कोई भी सरकारी आदमी नहीं होगा, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, झारखंड राज्य में कोरोना के खौफ से स्कूली बच्चे जो भोजन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया कि जो बच्चे स्कूल आने के बाद भी मध्याह्न भोजन नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें चावल और सूखा मिड डे मील का पैकेट तैयार करके दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो घर पहुँच करके अपने हिसाब से पका कर खा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों में क्या है कि कोरोना का डर है, इसलिए मतलब वो इंटरवल वाला भोजन नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको सूखा दे दो, घर पे बना के खा लेंगे वो। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बीमा कंपनियों के लिए और बीमा ग्राहकों के लिए भी अपडेट है। अब इरडा जो है वो यूज एंड फाइल सिस्टम लागू करने जा रही है। अब ये क्या है, तो दरअसल दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में नए उत्पादों को मंजूरी देने के मामले में फाइल करो और इस्तेमाल करो से हटाकर अब इस्तेमाल करो और फाइल करो सिस्टम अपनाने का विचार करा। इसमें बीमा कंपनियां बिना मंजूरी के लिए बाजार में नए उत्पाद पेश कर सकेंगी। इरडा के चेयरमैन सुभाष चंद्र खूंटिया ने नए नियमों के बारे में जानकारी भी दी है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन एप्पल डे सेल भी चल रही है अमेजॉन कंपनी पर, जिसमें आप आईफोन, आईपैड, मैकबुक, मैक प्रो वगैरह खरीदना चाहते हैं एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स, तो वो थोड़े बहुत सस्ते ऑफर में आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेशली एप्पल डे सेल चल रही है। ओके, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसको लेकर लोकसभा में बिल भी पास हो चुका है। यानी कि अब जो अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी खबर है। अब वे अपने मकान, दुकान या प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे और वे अपनी संपत्तियों पर बैंक से लोन वगैरह भी ले पाएंगे। तो ये दिल्ली में एक अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में पीएम मोदी बोले कि प्रकृति से आयुर्वेद का गहरा नाता है, यह लोक कल्याण का माकूल वक्त है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव एक सराहनीय प्रयास है। तो कल इस इवेंट पर ये कुछ बातें, चीजें, चर्चाएं हुई। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, कल ही आपको पता होगा भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच था और भारतीय टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी दुख की बात है कि पहले ही T20 मैच में इंग्लैंड की जीत हुई। इंग्लैंड को 8 विकेट से जीत मिली है, भारतीय टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा कुल मिलाकर के, ना। खैर, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, गेम है, मैच है, एक पार्टी की तो जीत होनी, दूसरी की हार होनी, साफ बात। तो ऐसा कोई टेंशन ना ले आप, नर्वस ना हो। और बाकी हमारी टीम इंडिया अगले मैच में बहुत अच्छा प्रयास करेगी, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम आदेश दिया कि गर्भवती दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए देश के हर जिले में हो मेडिकल बोर्ड। जहां दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक मामले की सुनवाई करते दौरान कहा कि दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने वाली पीड़िताओं, महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों और उसके कानूनी अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए देश के हर जिले में एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर और क्या फैसला लेती, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगला अपडेट कि 1 अप्रैल से पहले निपटा लें आप टैक्स वगैरह या होम लोन से जुड़े कुछ 5 काम, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको पता होगा हर साल 1 अप्रैल को जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, राइट। और ऐसे में आपको कुछ जरूरी काम जरूर कर लेने चाहिए, जैसे कि आधार पैन को लिंक नहीं किया तो वो जरूर कर लें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह नहीं किया तो उसकी तैयारी भी कर ले। सस्ता होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं आप तो भी SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इनकी तरफ से ऑफर निकल हुआ है। 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आपको कुछ सस्ती रेट पर होम लोन मिल जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप 31 मार्च से पहले। अगर आपका एप्लीकेशन चला जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का भी आपके पास मौका है, 31 मार्च तक बनवा लें, ठीक है ना। अच्छा, बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों, बहुत जल्द इस तरह का अपडेट आपको देखने को मिलेगा फोन में, गूगल मैसेज ऐप में, जिसमें अगर आपका OTP का कोई मैसेज है ना तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ये नया फीचर बहुत जल्द आएगा ना। और अगली खबर देखिए, 1 अप्रैल से प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी नियम बदलने जा रहे हैं। कर्मचारियों को हर 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। 12 घंटे तक की अधिकतम नौकरी होगी। 1 अप्रैल से नियम बदल जाएंगे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। और भी कई सारे अपडेट है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपकी तनख्वाह, सैलरी वगैरह भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा ना, उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अपडेट आप देख पा रहे, अच्छी खबर है कि अब आप अपना
अपना खुद का रूट बना सकेंगे। कहने का मतलब गूगल ने यूजर्स को एक फीचर दिया रोड एडिटिंग टूल करके, और इसकी मदद से आप गूगल मैप में लापता सड़कों की लोकेशन को जोड़ पाओगे। यूजर खुद ही अपना मैप तैयार कर पाएंगे, लापता सड़कों की जानकारी जोड़ पाएंगे, गलत सड़कों को मैप से हटा पाएंगे और सड़क के गलत नाम भी एडिट कर पाएंगे। ये कई सारे फीचर्स अब आपको गूगल मैप में मिलने जा रहे हैं। ओके, इसके साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि किचन में काम आने वाली कोई दो लाल रंग की चीजों के नाम बताइए। जी हाँ, जो रसोई में काम में आती है, ऐसी कोई दो लाल कलर की चीजों के नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा ना, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि इससे होगा ये कि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, बंगाल में बीजेपी छू सकती है चुनावों में बहुमत का आंकड़ा। जी हां, ममता बनर्जी को लगेगा बेहद बड़ा झटका। जी हां, ममता बनर्जी गई बौखला। जी हां, बीजेपी की बंगाल में होगी प्रचंड जीत। जी हां, एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा। आर भारत CNX के एग्जिट पोल के अनुसार ये होने वाला है। जी हां, खेला होबे या परिवर्तन होबे, बंगाल में किसका रहेगा पलड़ा भारी। 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद अब यही सवाल सबसे बड़ा लोगों के मन में। जनता का मूड EVM मशीनों में कैद हो चुका है वोटिंग के जरिए कि कौन जीतेगा, किसके साथ खेला होगा बंगाल में। जी आपको बता दें कि बंगाल के चुनावों के रिजल्ट का इंतजार तो सभी को 2 मई का है, लेकिन बीजेपी का बंगाल से दीदी गई वाला सपना साकार हो जाएगा। जी हाँ, फिर दीदी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगी। जी आपको बता दें कि आखिरी फैसला तो 2 मई को ही होगा, पर उससे पहले आज एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी द्वारा 138 से लेकर 148 सीटें बंगाल में जीतने का बीजेपी द्वारा अनुमान लगाया गया है। जी हां, जिससे बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान हो चुका है और ममता बनर्जी बौखला गई है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को मात्र 128 से लेकर 138 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। जी एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी की लहर नहीं, सुनामी आने वाली है, सुनामी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 126 से 136 सीटें ही मिलेंगी, बीजेपी को 138 से 148 सीटें, वाम मोर्चा को 4 से 8 सीटें, वही कांग्रेस को बंगाल में सिर्फ 6 से 9 सीटें ही मिलेंगी और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलेंगी बंगाल में। आपको बता दें कि बंगाल के जंगीपुर और शमशेरगंज में 2 चुनाव अधिकारियों की मृत्यु के कारण स्थगित चुनाव को कर दिया गया था। इसी दोनों सीटों पर 16 मई को मतदान होने वाला है और इन दोनों सीटों के लिए 19 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे जिन उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई थी कोरोना से। जी इसकी कार्ड के तौर पर ममता बनर्जी ने बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड खेला था बंगाल में। जी हां, इस चुनाव को बंगाली अस्मिता से ममता बनर्जी ने जोड़ दिया और बीजेपी को गुंडा बता दिया बाहर से आने वाला। साथ ही उन्होंने व्हील चेयर पर भी काफी ज्यादा प्रचार किया, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में चुनावों के वक्त होने वाली हिंसा का मुद्दा उठा दिया और ममता बनर्जी को पीछे कर दिया। जी हां, बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र को देखते हुए, बम विस्फोट को देखते हुए चुनावों में चुनाव 8 चरणों में करवाए गए थे बीजेपी द्वारा, ताकि बंगाल में हिंसा को रोका जा सके और वोटिंग बूथ पर वोटों को लेकर कोई खेला ना किया जाए। इसके लिए मोदी सरकार ने भारी भरकम फोर्सेज लगाई थी। जी आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर बंगाल में हिंसा की खबरें भी आई हैं, बम विस्फोट भी हुए चुनावों के बीच। जी आपको बता दें कि बीजेपी ने यह दावा किया था कि उनके 150 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लटका कर वहां पर हत्या की गई है बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में। बीजेपी ने इस हिंसा को बड़ा मुद्दा बना दिया बंगाल में। दावा किया गया है कि बीजेपी सत्ता में आई बंगाल में तो बंगाल में डर का माहौल नहीं रहेगा। इन्हीं चुनावी मुद्दों के शोर में बंगाल में 8 चरणों का चुनाव अब खत्म हो चुका है। नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ये इशारा कर रही है कि बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये सवाल सबके मन में है, जिसकी झलक एग्जिट पोल के नतीजों से मिल चुकी है आप सभी को। जी आपको बता दें कि बंगाल के एग्जिट पोल के मुताबिक फेज 2 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर तो ये भी है कि नंदीग्राम, जी नंदीग्राम से ममता बनर्जी की हार बिल्कुल कंफर्म हो गई है। जी नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार चुकी हैं। जी एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की TMC से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी की जीत पक्की कर दी है। जी हाँ, नंदीग्राम में बीजेपी जीतेगी, ममता बनर्जी हारेगी। फेज 2 की
30 सीटों में भी बीजेपी को भारी बढ़त हासिल हुई है। इस बार बंगाल में बीजेपी की लहर नहीं सुनामी आ चुकी है। जी आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव में दूसरे चरण में ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ दासपुर और केशपुर में जीत मिलती दिखाई दे रही है। बाकी सभी सीटें भगवा रंग में रंग चुकी हैं। बंगाल में चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो चुका है बंगाल में एग्जिट पोल के जरिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री और टीएमसी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले के बाद जोश जोश में होश खोकर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वही उन पर भारी पड़ गया, जहां पर आज ममता बनर्जी बुरी तरीके से एग्जिट पोल में हार चुकी हैं। खास बात तो यह है कि जिस नंदीग्राम की वजह से ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था, उसी नंदीग्राम से वह इस बार मैदान में है और जहां पर ममता बनर्जी का अब सुपड़ा साफ हो चुका है और बीजेपी ने कभी ममता के खास सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत वाली सुनामी की खुशी में इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं ताकि दुश्मन जल भुन जाएं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी असम में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए पूरे तरीके से फेल। हो गया इन सभी का सुपड़ा साफ। बीजेपी की असम में भी प्रचंड जीत। जी आपको बता दें कि असम चुनाव में बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत एग्जिट पोल में। जी 85 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को। जी आपको बता दें कि असम के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। असम में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर असम में 85, जी पूरे असम में 85 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को भी पिछली बार के मुकाबले मामूली सी ही बढ़त मिलने का अनुमान है, ज्यादा नहीं। असम में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। असम के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें अकेली बीजेपी को 61 से 65 सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी के सहयोगी एजीपी को 9 से 13 सीटें, यूपी पीएल को 5 से 7 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को असम चुनाव में 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं, वो भी गठबंधन में, पूरी की पूरी कांग्रेस को नहीं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस को असम में मात्र 24 से 30 सीटें ही मिल सकती हैं कांग्रेस की। साथ ही AIUDF को असम में 13 से 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि BPF को 3 से 4 सीटें मिलेंगी। वहीं अन्य को 1 से 4 सीटें असम में मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर असम में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और सभी पार्टियां हार गई हैं। जी आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। वहीं तीसरे मोर्चे के दौर पर असम जातीय परिषद और राइज जोर दल मैदान में है। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में असम गण यानी के AGP और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन पार्टी शामिल है। राज्य की यानी कि असम की कुल 126 सीटों में से बीजेपी की सहयोगी 29 और UPL बीजेपी की सहयोगी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है मिलकर। साथ ही बीजेपी का गठबंधन असम में 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी कर रहा है। असम के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं ताकि भारत के दुश्मन जल भुन जाएं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जहां एक तरफ भारत के नागरिकों को देश भर में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, वहीं एक आयुर्वेदिक दवा भी सामने आई है आयुष मंत्रालय की तरफ से। जी हां, जो कोरोना के उपचार में कारगर साबित हो सकती है। आपको बता दें कि भारत के आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि हल्के और मध्यम स्तर के कोरोना के उपचार के लिए आयुष 64 नाम की दवा कारगर साबित हो सकती है। ये आयुष मंत्रालय का बोलना है, आयुष मंत्रालय का। जी आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही ये जानकारी सभी को दी है। आयुष मंत्रालय की तरफ से ये बोला गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में प्रसिद्ध संस्थानों के वैज्ञानिकों की ये खोज उम्मीद की किरण लेकर लोगों के सामने आई है। आपको बता दें कि भारत के आयुष मंत्रालय के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन ने यह बताया है अभी कि आयुष 64 नाम की आयुर्वेदिक दवा के परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और कोरोना ठीक भी हो सकता है उससे। और दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में
इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे हम जल्द प्रकाशित कर देंगे। आयुष 64 एक हर्बल दवा है, आयुष मंत्रालय का ये बोलना है, और इसकी खोज केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने की है और इसे हल्के और मध्यम स्तर के कोरोना संक्रमण के उपचार में आयुष मंत्रालय ने कारगर बताया है। अब देखना ये होगा कि ये दवाई मार्केट में कब आती है लोगों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक दवा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही वीकेंड में लॉकडाउन को एक और दिन बढ़ा दिया है, यानी कि 2 की जगह उत्तर प्रदेश में 3 दिन वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ बंद सन्नाटा। अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार, जी हां मंगलवार तक सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जो पहले सोमवार तक रहता था। आपको बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार सिर्फ 2 दिन ही लॉकडाउन रहता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक का लॉकडाउन ठोक दिया गया है। लोग परेशान हो गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। दरअसल बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिनों के लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में नाकाफी बताते हुए बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन तो लगा दिया, साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू कर दी, लेकिन कोरोना वायरस की इस सुनामी के सामने और बढ़ते मामलों को देखते हुए ये काफी नहीं है 2 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में वीकेंड में। हमें 3 दिन के लिए बढ़ाना होगा। लॉकडाउन को मंगलवार सुबह तक, सोमवार की बजाय मंगलवार की सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई में योगी सरकार से कड़े शब्दों में ये बोला था कि जो लोग सत्ता में है, यानी कि योगी सरकार जो सत्ता में खुद है, वह मेरा कायदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दे। इशारा शायद योगी आदित्यनाथ जी की तरफ ही था। आपको बता दें कि मामले में हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से 3 मई को होने वाली सुनवाई में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश हाईकोर्ट के सामने दिए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1000 रुपया जुर्माना ठोकने का योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर दे दिया है। वहीं दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश के लोगों को अब 10 गुना ज्यादा जुर्माना ठोका जाएगा योगी जी के आदेश के अनुसार, यानी कि दूसरी बार सीधे के सीधे आपसे 10,000 रुपए ठोके जाएंगे। जी हाँ, ये जुर्माना होगा आपके ऊपर मास्क ना पहनने का दूसरी बार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दे दिए हैं और हफ्ते में 3 दिन तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी केरल में टूटेगा 40 साल का बड़ा रिकॉर्ड, फिर लहराया लाल। बीजेपी को केरल एग्जिट पोल में लगा बड़ा झटका, बीजेपी केरल में शायद चुनाव हार जाएगी। जी आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF केरल में और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कांटे का मुकाबला है केरल में। यहाँ पर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा 1980 से चल रही है केरल में। जी एग्जिट पोल के मुताबिक अब केरल में LDF यानी कि लाल को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। उनकी जबरदस्त वापसी हुई है लेफ्ट की यानी कि LDF की। आपको बता दें कि वहीं UDF को केरल में 20 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वहां पर केरल में बीजेपी को मात्र 0 से 2 सीटें मिलने के एग्जिट पोल सामने आ रही हैं। जी आपको बता दें कि केरल में शायद बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के ही मुताबिक शायद ना बन पाए। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर केरल में एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कोरोना वैक्सीन के दाम को लेकर जारी विवाद के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है लोगों की। जी हां, भारत बायोटेक की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक अभी राज्य सरकारों को कोवैक्सीन, जी हां कोरोना संक्रमण से बचने वाले टीके कोवैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज मूल्य पर उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। हैदराबाद भारत बायोटेक ने भारत के सभी राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत अब मात्र 200 रुपए प्रति डोज घटा दी है। हालांकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए कम की है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल को अभी भी कोवैक्सीन की 1 डोज 1200 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को
एक कोरोना वैक्सीन की डोज 150 रुपए में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां देगी, 150 रुपए में। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने पहले अपने कोरोना टीके कोवैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक रख दी थी टीके की कीमत, और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए रखी थी। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने राज्य सरकारों के लिए इस टीके की कीमत घटाकर 400 रुपए प्रति खुराक कर दी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सभी राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए घटा दी थी। जी आपको बता दें कि कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए प्रति खुराक तय की गई थी, अब इसे 300 रुपए प्रति खुराक कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, देश भर में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच यानी कि सुनामी के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना वायरस से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, जहां पर बीजेपी को भी कड़ी फटकार लगा रहा है कोर्ट। जी इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है बीजेपी के खिलाफ। जी हां, जो दावा करती है कि कोरोना वायरस के इस वैक्सीन यानी कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शायद इनका इशारा बीजेपी की तरफ था। ये याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई है कोर्ट में। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये बोल दिया है कि पश्चिम देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई है, लेकिन उसकी लागत दूसरे देशों ने सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए रखी है, इससे ज्यादा नहीं है। वहीं भारत में यही कोरोना की वैक्सीन आम लोगों को 600 रुपए में क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है भाई? अब 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है तो कीमत भी बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक अभी 80 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की वैक्सीन लगनी बाकी है। ऐसे में टीके की कीमत का हिसाब लगाया जाए याचिकाकर्ता के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला याचिकाकर्ता का कोर्ट में सामने आया है। याचिकाकर्ता ने यह बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल साइंटिफिक फोर्स तो बना दी है, लेकिन फरवरी मार्च में उसकी एक भी बैठक नहीं की है जानबूझकर। के अलावा एक व्यक्ति ने याचिका में कोर्ट में ये भी बोला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। तो फिर कैसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जबरदस्ती पूरे भारत में लॉकडाउन लगाते हैं? चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मनरेगा के तहत रोजगार देने की बड़ी योजना बताई है। जी हां, जिसमें ग्राम रोजगार महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में 100 दिन का रोजगार कम से कम 25 लाख परिवारों को योगी आदित्यनाथ जी देगी। जी हां, योगी सरकार के मुताबिक पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में खत्म होने के बाद इस स्कीम को उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा योगी सरकार द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी ने यह बोला कि कोरोना वायरस की सुनामी के कारण हमें लोगों के यूपी वापस आने की रिपोर्ट मिल रही है। काम ना मिलने की वजह से दिल्ली और मुंबई में, लॉकडाउन की वजह से वे पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम 59,000 ग्राम पंचायतों में होने वाले ग्राम रोजगार के अलावा महिला साथी उन चुनिंदा मनरेगा साइटों में लगी हुई हैं, जिनमें महिला मजदूर भी हैं। इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है, जिसमें ग्राम रोजगार महिलाओं और पुरुषों के लिए 100 दिन का रोजगार कम से कम और 25 लाख परिवारों को दिया जाएगा रोजगार। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी तमिलनाडु सरकार ने रविवार को तमिलनाडु की सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन तमिलनाडु में लगाने की घोषणा कर दी है और बाकी सभी दिनों में हफ्ते में रात्रि कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है, अनिश्चित काल तक। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी अमेरिका ने अभी अपने अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही जो अमेरिकी लोग पहले से ही भारत में मौजूद हैं, अमेरिका ने उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने की भी हिदायत दे दी है। जी आपको बता दें कि अमेरिकी दूतावास के अपने कर्मियों के स्वजनों को भी समय रहते भारत लौटने के लिए अमेरिका ने बोल दिया है। अमेरिका की ये दलील है कि भारत में कोरोना वायरस की सुनामी और तीसरी लहर के बीच सभी तरह की चिकित्सीय मेडिकल उपलब्धता भारत में फेल हो चुकी है और संसाधन भारत में सीमित है कोरोना से लड़ने के लिए। इसीलिए सभी अमेरिकी भारत छोड़कर तुरंत अमेरिका अपने देश में पहुंच जाएं और कोई भी नया व्यक्ति अमेरिका का भारत की यात्रा बिल्कुल भी ना करे। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट MGK न्यूज।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर दिन देश और दुनिया की 50 बड़ी बातें बताते हैं। दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर ने हड़कंप मचा दिया है और इसे देखते हुए देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामले कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश में आज भी लगातार 7वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया है। साथ ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके देश की सभी 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे साथ सभी खबरें एकदम आखिर तक। तो आइए जानते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 3,79,257 कोरोना के नए मामले, हुई 3,645 लोगों की मौत। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में 6 मई तक और बढ़ाया गया लॉकडाउन। हरियाणा के सभी जिलों में लगने वाली है सख्त पाबंदियां, कभी भी हो सकता है बड़ा ऐलान। यूपी में बढ़ा लॉकडाउन का टाइम, अब मंगलवार सुबह तक रहेगी पाबंदियां। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए इस साल 4 धाम यात्रा की रद्द। रणदीप सुरजेवाला ने किया पीएम मोदी पर हमला, बोले मोदी के लिए लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है संसद की इमारत। महाराष्ट्र में टूटे सारे रिकॉर्ड, कोरोना से एक दिन में 985 मौतें और 63,309 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में बढ़ते कोरोना से मौतों के बीच कुत्तों के लिए बने शमशान घाट में होगा इंसानों का अंतिम संस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए कोरोना से संक्रमित, नहीं था कोरोना का कोई भी लक्षण। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 50,000 के पार खुला। मध्य प्रदेश में अब 7 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सीएम ने कहा कड़ाई से हो पालन। यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते 20 मई तक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी विद्यालय बंद किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,986 कोरोना के नए मामले सामने आए और हुई 368 लोगों की मौत। बीते एक दिन में यूपी में कोरोना के सामने आए 29,000 से अधिक मामले, हुई 266 लोगों की मौत। और ऑक्सीजन किल्लत पर हाईकोर्ट ने कहा लोग रोज मर रहे हैं, केंद्र सरकार कैसे भी सुलझाए ये परेशानी। 1 मई को भी गैस सिलेंडर की नई कीमतों की जाएगी घोषणा, कोरोना के बीच जनता को लग सकता है बड़ा झटका। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पड़ोसी देश नेपाल में लगा 15 दिनों का लॉकडाउन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 5 पैसा के बारे में। दोस्तों, केवल 5 साल में 5 पैसा ने 12 लाख प्लस कस्टमर्स जोड़ लिए हैं। ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5 पैसा के पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से। आप 5 मिनट में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5 पैसा मोबाइल ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करें, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल इन करें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन करें। 5 पैसा मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू, कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपए मिलेगा, जिसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। असम में कोरोना के एक दिन में 3,045 नए मामले आए सामने, 22 की मौत। दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग मरे। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगा 15 दिन का लॉकडाउन, उद्धव कैबिनेट की बैठक में फैसला। और भारत को अमेरिका भेज रहा है 740 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान, कोरोना से लड़ने में भारत को मिलेगी बड़ी मदद। मध्य प्रदेश में पेड़ काटने पर आदिवासी युवक पर लगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना। सीरम ने राज्य सरकार के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम में 100 रुपए की कटौती। कोरोना होने के बाद भी अस्पताल के बेड पर सीए की तैयारी कर रहा युवक, वायरल हुई तस्वीर। बेंगलुरु में कोरोना से संक्रमित 3,000 से ज्यादा लोग हुए फरार।
पीएम केयर्स फंड से होगी 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी मंजूरी। अब सिंगापुर ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत के लिए रवाना किए मेडिकल ऑक्सीजन के 2 विमान। इलाज की भीख मांगती रही मां, कोरोना संक्रमित 1 साल के बच्चे ने अस्पताल के बाहर तोड़ा दम। खड़ी रोडवेज की 3 बसों में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। डॉक्टरों का कहना, देश को है 5 लाख आईसीयू बेड की जरूरत, लेकिन अभी केवल 90,000 ही है उपलब्ध। रायपुर में हॉस्पिटल ने महिला को मृत बताया, लेकिन शमशान में चल रही थी सांसें, डॉक्टरों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। हाईकोर्ट का बीमा कंपनियों को आदेश, 1 घंटे में पास करें कोरोना मरीजों का बिल। कोरोना की मार ने बदल दी भारत की 16 साल पुरानी नीति, चीन से वैक्सीन खरीदने को तैयार। लॉकडाउन की तैयारी, 150 जिलों में संक्रमण से हाहाकार, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। लॉकडाउन के बाद भी ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा पर जाम, दोनों साइड वाहनों की लंबी कतार। वैक्सीन के लिए पहले ही दिन 1 करोड़ 32 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारे पास तो इतनी वैक्सीन ही नहीं है। दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में पारा पहुंचा 42 के पार, 2 दिन झुलसा देने वाली गर्मी के आसार। कर्नाटक में किसान ने राशन में मांगे ज्यादा चावल, मंत्री ने कहा मर जाओ। पबजी ने धोखेबाजों पर कसी लगाम, 14 लाख यूजर्स किए बैन, अब नहीं खेल पाएंगे गेम। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा जल्द से जल्द भारत छोड़ें। दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे रूस के 2 विमान। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,528 नए मामले आए सामने, 10 की हुई मौत। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में 7,994 नए कोरोना के मामले आए सामने, 58 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 15,563 नए केस मिले, 219 की हुई मौत। इंदौर में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू, ग्रामीण इलाकों में सख्ती। देश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। असम में सुरक्षा बलों ने अल्फा 1 के शीर्ष उग्रवादी को मुठभेड़ में किया ढेर, एक साथी हुआ गिरफ्तार। पंजाब में शहरों के मुकाबले गांवों में कोरोना से हो रही है ज्यादा मौतें। और यूके लगातार पहुंचा रहा मदद, अब भारत आए 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। 11 मछुआरों के साथ लापता हुई नाव मिली, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 दिनों तक लगातार खोज कर लगाया पता। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से द्वारका में खुलेगा 180 बेड्स का कोरोना सेंटर। इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी हर खबर मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभी बढ़ा दिया है पूरे का पूरा लॉकडाउन यूपी में। जी हाँ, यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। अब ये लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक पूरे यूपी में लागू रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान भी यूपी में सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा। जी हाँ, प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यूपी में आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। लोग बेवजह यूपी में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो निकलेंगे उनको ठोका जाएगा। जी आपको बता दें कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ जी ने वीकेंड लॉकडाउन को 2 दिन की बजाय अब 3 दिन तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। योगी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बाद से ही
राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में संक्रमण की रफ्तार में काफी ज्यादा कमी आ चुकी है, जिसके चलते इसे एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे। सन्नाटा रहेगा, सड़कों पर कोई नहीं होगा। स्थानीय और साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कोई खोलने की हिम्मत ना करे। राशन, मेडिकल से जुड़ी चीजें, बैंक, दूध, मीट आदि की दुकानें फिलहाल चल सकती हैं। फार्मेसी, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाएं भी जारी रहेंगी इमरजेंसी मरीजों के लिए। लेकिन सभी मस्जिदें और मंदिर, सभी धार्मिक स्थल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बंद करने के आदेश कड़े दिए हैं। इस दौरान सार्वजनिक यातायात सुविधा भी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगी। 2 दिन की बजाय अब उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन वीकेंड में होगा, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की सेवाएं ही चलेगी। यूपी से दिल्ली या अन्य राज्य की सीमा में एंट्री के लिए पास आपके लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही आपको पास किसी अहम काम के लिए जारी किया जाएगा, अरे गहरे बेकार काम के लिए नहीं। जो लोग अस्पताल जा रहे होंगे, केवल उन लोगों को नहीं रोका जाएगा। अगर आप कोई ट्रेन या हवाई माध्यम से यात्रा करने के लिए निकले हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। इसके लिए आपको बस का टिकट दिखाना होगा। अगर आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखाना जरूरी होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि बिना पास के घूमते पकड़े गए लोगों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, खतरनाक तरीके से, डंडे से। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर संकट के बीच कई देश भारत की मदद के लिए मेडिकल सामानों की सप्लाई करने में लगे हुए हैं। भारत की मदद के लिए जी आपको बता दें कि अभी रूस से भी 2 कार्गो विमान, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर सहित कई मेडिकल सामानों के साथ भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ, भारत में रूस के राजदूत निकोल कुदाशेव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये बोला कि रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के बीच खास और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए मानवीय सहायता भारत को भेजने का फैसला लिया है, जो कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर्स हैं। रूस ने ये बोला है कि 2 फ्लाइट तत्काल राहत सामग्री लेकर भारत पहुंच चुकी है। इनमें कुल 20 मीट्रिक टन सामान लाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की इन दोनों कार्गो फ्लाइट्स में 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और अन्य दवाइयां इमरजेंसी में शामिल की गई हैं रूस द्वारा। जी उन्होंने ये बोला कि रूस भारत में कोरोना संक्रमण की खतरनाक होती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। उन्होंने ये बोला कि हम अपने पारंपरिक और दोस्ताना संबंधों के कारण भारत के लोगों के साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं। जी आपको बता दें कि रूस के राजदूत ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी मई से भारत पहुंचनी शुरू हो जाएगी। रूस ने ये बोला कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में लड़ाई के साथ अभी सबसे महत्वपूर्ण रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी है, जो मई से भारत में आ जाएगी रूस द्वारा, और बाद में भारत में इसका उत्पादन भी किया जाएगा। रूस ने ये बोला कि पिछले साल कोरोना वायरस की खतरनाक महामारी की शुरुआत में भारत ने अपनी मित्रता का परिचय देते हुए रूस को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की रूस को सप्लाई की थी इमरजेंसी में। भारत के प्रयासों की तारीफ करते हुए उन्होंने ये बोला कि हमने इसकी प्रशंसा भी की थी और याद रखा भारत की इस दोस्ती को। रूस ने ये बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि आज रूस द्वारा भेजी गई राहत सामग्री कोशिश से कोरोना वायरस के खिलाफ भारत सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर कोरोना संकट की स्थिति पर बातचीत की थी। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि मेरे राष्ट्रपति पुतिन से आज अच्छी बातचीत हुई है। हमने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की है और इसके खिलाफ लड़ाई में रूस की ओर से दी जा रही मदद और सहयोग के लिए मैंने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज रूस द्वारा दी गई कोशिश से कोरोना वायरस के खिलाफ भारत सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत, मॉरिशस सहित कई प्रमुख देशों ने भारत को कोरोना वायरस की खतरनाक सुनामी के खिलाफ मदद करने के लिए मेडिकल सहायता पहुंचाने की घोषणा तक कर दी है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब पूरी दुनिया के देश भारत की मदद कर रहे हैं और ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि वह सबकी मदद करते हैं। आज इसीलिए भारत की सब मदद कर रही हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर ने भी भारत को 256 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की है। नॉर्वे सरकार ने भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मेडिकल सेवा के लिए 24 लाख, जी हां 24 लाख अमेरिकी डॉलर देने का योगदान किया था। वहीं अमेरिका ने भी भारत को $100 मिलियन से अधिक की मेडिकल सामानों की फ्री में सप्लाई करने का फैसला लिया था। इनमें 1700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर,
1100 सिलेंडर, 20 मरीजों तक की मदद करने वाला ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट और अन्य सामान शामिल हैं। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड ने भी भारत से ये बोला था कि कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण समय में निपटने के लिए भारत को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर व अन्य मेडिकल उपकरण भेज रहा है स्विट्जरलैंड। इसके अलावा अन्य कई देशों ने भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य सामान भारत भेजने की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कंगाल पाकिस्तान में हुआ आटा खत्म। जी पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी से जनता बेहाल हो चुकी है और अब उनके ऊपर एक नया संकट खड़ा हो चुका है। जी आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी मुल्क में आटे की कमी होने लगी है। जी आटे की, जिससे हम रोटी बनाते हैं, और जल्द ही पाकिस्तान में आटा संकट यानी कि फ्लोर क्राइसिस में फंस जाएगा। जी बढ़ती महंगाई के चलते पहले से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार विपक्ष के निशाने पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आटा संकट मंडराने पर इमरान पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है। गौरतलब है कि वहां पर इसके ब्लैक मार्केटिंग भी चल पड़ी है। जी कोरोना की वजह से पहले से ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक तरफ आटे के संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी से। उनके पास खाने के लिए रोटियां ही नहीं है, क्योंकि देश में यानी कि पाकिस्तान में केवल 20 दिन का, जी हाँ 20 दिन से कम का गेहूं का स्टॉक बचा है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में आटा बिल्कुल खत्म। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान में बिलावल ने इमरान खान की सरकार पर आरोप लगाया है कि ये झूठे दावे कर रही है इमरान खान की सरकार। इससे सब्सिडी की कीमत को 400% तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में आज पहली बार गेहूं का समर्थन मूल्य सभी प्रांतों में एक बराबर नहीं है। इमरान खान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के किसानों के इस उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने 3 सालों में 2 बार आटा संकट खड़ा किया है पाकिस्तान में। जी हाँ, बिलावल ने यह बोला कि इमरान खान की सरकार की, पीटीआई सरकार की खराब योजनाओं का ही नतीजा है। आज पाकिस्तान देश में केवल 2 से 2.5 सप्ताह का गेहूं का आटा बचा हुआ पूरे के पूरे पाकिस्तान में। 2.5 हफ्ते में पाकिस्तान का आटा खत्म, रोटियां खत्म। जी हाँ, उन्होंने ये बोला कि अगर पाकिस्तान में आटे के संकट से नहीं निपटा गया तो पाकिस्तान को एक बार फिर से आटे की कमी का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तानी भूखे मर जाएंगे।